जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जोहार भोजी, आपको भी जोहार। किसान हाल समाचार है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। और देख ही रहे हैं बारिश हो रही है और मीठी मीठी सी यानी बारिश की जो बूंदे हैं काफी छोटी छोटी बूंदे पड़ रही हैं। और इस बारिश के मौसम में हम लेकर आए हैं अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। जी हाँ। और किसान मन आसरा करेला कृषि दर्शन में रोड मन एकदम तैयार है हमारे मन का कार्यक्रम देखे के लिए, ताऊ हमारे मन फटाफट एकदम कृषि समाचार देख बिल्कुल है नहीं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग जिला में चलाई जा रही कुक्कुट विकास योजना। खरीफ दलहनी फसलों को रोग और कीट से बचाने के लिए खेत में बीजोपचार के बाद ही लगाएं। परवल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्णरेखा। अब समाचार विस्तार से। पशुपालन विभाग झारखंड सरकार की ओर से हजारीबाग जिला में कुक्कुट विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 2000 ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए इकाई लागत 8,65,000 रुपए है, जबकि 400 मुर्गियों की कंपोजिट फार्मिंग के लिए इकाई लागत 1 लाख रुपए है। इन दोनों योजनाओं में 70% अनुदान की सुविधा है। आवेदक की उम्र 25 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख 25 जुलाई 2014 है। रांची, गुमला, खूंटी और बोकारो जिला में अनुदान पर भेटकी एवं मोनोसेक्स तिपालिया मछली पालन का प्रशिक्षण कार्य किया जाएगा। इसके लिए आदिवासी और अनुसूचित जाति के वैसे प्रगतिशील मत्स्य कृषकों का चयन किया जाएगा जिनके पास कम से कम 1 एकड़ का निजी सदाबहार तालाब हो। इस कार्य के लिए इच्छुक मछली पालक सहायक मत्स्य निदेशक अनुसंधान केंद्र रांची को अपना आवेदन दे सकते हैं। जो किसान खरीफ मौसम में दलहनी फसल लगाने जा रहे हैं वो अपनी फसलों को बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए जरूर बीजोपचारित कर लें। बीजोपचार के लिए एमिडाक्लोरोपिड, कार्बेंडाजिम और जीवाणु खाद का उपयोग करें। खरीफ दलहनी फसलों के बेहतर उपज के लिए जरूरी है फसल की रोग और कीटों से सुरक्षा। इसके लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार के बाद ही बुआई करें। आइए बीजोपचार के संबंध में जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई जो अब खरीफ दलहनी की फसल लगाते हैं तो उसको बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार हम 3 प्रकार से करते हैं। कीटों से बचाव के लिए 1 किलो बीज में 3 मिलीलीटर इमिडाक्लोरोपिड मिला करके लगाएं। और बीमारियों से बचाव के लिए कार्बाबेंडाजिम आती है, उसकी 2 ग्राम मात्रा को 1 केजी बीज में लपेट के लगाएं। और तीसरा होता है कि जीवाणु खाद से भी उसका जरूर उपचार करके लगाएं। जीवाणु खाद से उपचार करने के लिए 1 एकड़ के लिए 2 पैकेट की ज़रूरत होती है, जिसको कि 100 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में उबाल करके ठंडा करके राइजोबियम कल्चर को मिलाने के बाद उसे लपेट कर लगाएं। अगर हम किसान भाई ऐसा कर देंगे तो भूमि में रहने वाले रस चूसने वाले कीट से पहले 30 दिन तक किसी भी कीट का प्रकोप से बचाव हो जाएगा और बीमारी से भी पूरे फसल को बचाव हो जाएगा। किसान भाई बरसात के मौसम में परवल की खेती से अच्छी उपज और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेदों का चयन किया जाए। प्रभेदों के चयन के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। परवल फसल से अधिक उत्पादन के लिए हमारी जो 3 किस्में यहाँ से निकली हुई हैं, स्वर्णरेखा, स्वर्णलौकिक और स्वर्ण सुरुचि, तीनों ही किस्में बड़ी ही उन्नतशील और अच्छे उत्पादन देने वाली हैं। किसान भाइयों को इन्हीं की खेती के लिए सिफारिश हम लोग कर रहे हैं। पेग हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान टाण खेत में फसल की निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। अब समय हो चला है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए सीधे चलते हैं किसान के पास।
आज हम आपको एक ऐसे कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए मौसमी फसलों के अलावे बेमौसमी फसलों की खेती पर भी बराबर ध्यान देते हैं। उत्पाद की बाजार में अच्छी कीमत मिले इसलिए ये आगात और पिछात खेती भी करते हैं। टोटल मिश्रित से खेती बाड़ी किया जाए तो उससे किसान लोग भी सुखी संपन्न रह सकते हैं और इसी तरह करके आज हम पूरे परिवार खुशहाल हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपये से 2400 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 3600 रुपये, गेहूँ 1650 रुपये से 1700 रुपये, चना 3300 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 6000 रुपये से 6200 रुपये, दाल मसूर 5550 रुपये से 5600 रुपये, दाल चना 3750 रुपये से 3800 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9000 रुपये, चीनी 3450 रुपये से 3500 रुपये, आलू 1300 रुपये से 1350 रुपये और प्याज 1550 रुपये से 1600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली। मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, मंडी का क्या भाव रहेगा, इसके बारे में भी पूरी जानकारी हमने आपको दी। और किसान मन हमरे मन तुरते हाजिर हो, एकदम छोटा सन विराम करवा दे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम में हमरे मन एकदम बढ़िया बढ़िया जानकारी लेके पहुंच जाए किसान मन रोड मन खातिर। और जानकारी शुरू करेला हमरे बिल्कुल। और आज हम लेकर आए हैं जानकारी बोधी के विषय में। एकदम वो भी जे लतरदार है सेकर बारे में कि कर हमरे मन वैज्ञानिक तरीका से कैसे खेती कर सकेला, इकर प्रभेद कौन कौन सन है, ये सब कर बारे में हमरे मन के बढ़िया से और विस्तार से जानकारी हो जाए चाहिए। डॉक्टर RS पान हमारे साथ है, तो चलिए सीधे जानते हैं उन्हीं से कि किस तरह से हम लतेदार सब्जियों की खेती कर सकते हैं। लत्तीदार बोदी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच
ICAR प्लांडो के वैज्ञानिक डॉक्टर RS मान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं कि ये बरसात के मौसम में जो लत्तीदार सब्जी लगाते हैं, तो सबसे पहले जो है भूमि का चुनाव की बात आती है, तो किस तरह का भूमि का चुनाव? जो लतरदार बोदी की खेती झारखंड में बहुत सफलतापूर्वक होती है और हमारा यहाँ का जो भूमि है, जो जिसका मिट्टी हल्की बालुई दोमट मिट्टी है, इस खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। लेकिन इसकी तैयारी अच्छा तरह से करना चाहिए। 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके खेत की तैयारी करें और उसमें खाद एवं उर्वरक भी प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से, या केंचुआ खाद 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर से जब अंतिम जुताई के समय अच्छा तरह से खेत में हम मिला देते हैं। साथ ही साथ जैसे रासायनिक खाद जैसे यूरिया 22 किलोग्राम है और 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर हम बुआई से पहले खेत में प्रयोग करते हैं। उसके बाद करीब जब 1 महीना हो जाता है फसल, तो उसमें और 22 किलोग्राम यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में निकाई गुड़ाई के बाद मिट्टी चढ़ाने से पहले जाड़ के थोड़ा सा दूर हम प्रयोग करके मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो किसान भाई को ये ध्यान में रखना है, जो कि ये बरसात की खेती है, इस समय जब हम बुआई करने जाएंगे तो हम लाइन में बुआई करेंगे, जो कि ये लतीदार किस्म है, इसीलिए इसका लाइन से लाइन की दूरी हमको करीब 1 मीटर रखना है। और जो हम लाइन में बीज बुआई करेंगे तो बीज से बीज की दूरी करीब 2 फीट रखना है, क्योंकि इसमें हमको सहारा देना है, इसलिए दूरी हमको ज़्यादा देना है। तो इस समय एक चीज़ और ध्यान में रखना है किसान भाई को, जो इसमें जो बीज बुआई करेंगे तो बीज के उपचार करके ही बुआई करें, कि जो कि ये बरसात की खेती है। तो इसमें जो वेबिस्टिन दवा है 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मिला के तभी हम बुआई करें। अब बुआई थोड़ा हल्की ऊंचाई मतलब मेड़ पर करना चाहिए, जिससे हमारा अधिक बारिश होगी तो निकासी अच्छे से हो जाएगा, तो पौधा का अंकुरण के लिए ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। और करीब 1 हेक्टेयर खेती के लिए करीब 10 से 15 किलो बीज का आवश्यकता होता है इस लतदार किस्म का। डॉक्टर साहब, अब किसान भाइयों को बताएं कि कौन सा प्रभेद का प्रयोग करें किसान भाई बरसात के लिए, जो काफ़ी उत्पादक दे और किसान को लाभ। जी हाँ, हमारा इस प्लांडो स्थित जो अनुसंधान केंद्र से उन्नत किस्म का जो लतदार जो बोदी की उन्नत किस्म का विकास हुआ है, उसमें से जो 3 प्रभेद है वो है सर्ण सेता, जिसका फली का रंग सफ़ेद रंग के होते हैं और करीब 25 से 30 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होता है फलियों का, और ये करीब 50 से 55 दिन में फलियाँ पहली तुड़ाई जोग्य हो जाती है और उपज क्षमता करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। इसके अलावा और अधिक उपज वाली एक गहरा हरा रंग का किस्म का विकास हुआ, जिसका नाम सर्ण हरिता, जिसका लंबाई करीब फली का लंबाई करीब 2 फीट है। तो इसका भी करीब 50 दिन में पहला तुड़ाई योग्य हो जाती है, जिसका उपज क्षमता करीब 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। इसके अलावा एक सर्ण सुफला, ये भी लतरदार किस्म हमारे इस केंद्र से विकसित हुई है। तो इस हमारे इस केंद्र में किसान भाई ये जो 3 उन्नत किस्म का बीज प्राप्त करके उन्नत खेती कर सकते हैं इस बरसात के समय में। डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि किसान भाई अगर बरसात में लगाने जा रहे हैं तो और किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनका फसल नुकसान नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे, ज़्यादा लाभ कमा सके किसान भाई? जी हाँ, जैसे मैंने पहले बताया जो कि बरसात की खेती है इस समय और ये लतरदार किस्म है, तो इसके लिए जैसे यहाँ इस समय तो सिंचाई का आवश्यकता उतना नहीं पड़ती है। यदि नियमित रूप से वर्षा होती है तो सिंचाई देने का ज़रूरत नहीं, लेकिन जो खरपतवार ये ज़्यादा आ जाती है तो समय समय पर निकाई गुड़ाई करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया 1 महीना जब 25 से 30 दिन के बाद निकाई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाने से पहले 22 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग में से प्रयोग करके और मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। और जो कि लतरदार किस्म है इसके लिए सहारा का अति आवश्यक है। तो जैसे सूखा डाली से या बांस का खूंटी काट के उसमें हम बांस चिराई करके और सुतली के द्वारा हम सहारा दे दें, जैसे उसको सही रूप से सहारा मिले, उसका वृद्धि विकास अच्छा हो तो उत्पादन अच्छा हो। साथ ही साथ खड़ी फसल में जो एंथ्रेक्नोज बीमारी होता है उसके लिए, जिसमें आपको
मतलब भूरे रंग के धब्बे पड़ जाता है, पत्ती सिकुड़ के गिर जाती है, फलियों के ऊपर भी धब्बा पड़ जाता है, तो बिक्री लायक नहीं रहते हैं। तो उसके लिए खड़ी फसल में जो डाइथेनियम 45 दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर करीब 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करने से नियंत्रण हो जाता है। साथ ही साथ जैसे इसमें एक वायरस बीमारी होता है, मोजेक बीमारी, तो उसके लिए पौधा देखते ही उसको उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। और उसका जो फैलाने वाला वाहक कीड़ा है, जैसे लाही कीड़ा, जो बहुत छोटे काले रंग के होते हैं, झुंड में रहते हैं, कोमल रंग से रस से उसके क्षति पहुंचाते हैं, साथ ही साथ इन्होंने ये वायरस बीमारी को भी फैलाते हैं। तो उसका नियंत्रण के लिए जो हमारा रोगर दवा है वो करीब 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर हमको छिड़काव करना चाहिए। और एक फली छेदक जी इस समय सबसे बड़ी समस्या पैदा करते हैं, जो हमारा हर फली को छेद कर देते हैं, जो हम बाज़ार नहीं भेज सकते उस फली को। तो उसके लिए हमको देखना है जो जैविक कीटनाशक, जिसको बीटी दवा कहते हैं और जिसको बाज़ार में डेल्फिन नाम से भी मिलता है, वो जैविक कीटनाशक 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव करें। और यदि रासायनिक दवा का प्रयोग करना है तो उसमें जैसे एकलाक्स है आधा मिलीलीटर, या क्लोरपाइरिफॉस आधा मिलीलीटर, या साइपरमेथ्रिन जो 1 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। कीट प्रबंधन के लिए डॉक्टर साहब ने बोला कि जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें। लत्तीदार सब्जी की बात कर रहे हैं तो उसको जो है सहारा दे के लगाएं। हम समझते हैं आप इन तमाम बातों पर अगर ध्यान रख के बोदी की खेती करते हैं, लत्तीदार बोदी की खेती करते हैं, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बढ़िया जानकारी और बहुत नगद जानकारी। और जो किसान मन लतादार जो बोदी कर खेती कर तरीका मन है और उसे के जान जाए हैं और तैयारी खेत कर कैसे करवाएं, कौन कौन प्रभेद कर चुनाव करवाएं, सबके जान जाए बढ़िया से। पूरी जानकारी हमने इस विषय पे दे दी, लेकिन यहाँ पर भी रुकेंगे एक छोटे से एकदम बढ़िया सा विराम और बढ़िया जानकारी वास्ते। प्रणाम मास्टर जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो। हाँ शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। बढ़िया जानकारी, क्योंकि भाई देखो पानी है, पानी की बचत हमरे मन के करना बहुत जरूरी है। हमरे मन कर जीवन कर खातिर, हमरे मन कर खेती बाड़ी कर खातिर एक पानी जो है, पानी कर बचाव हमरे मन के बहुत जरूरी है। तो बढ़िया संदेश रहे। और साथ ही साथ और जो हम जानकारी अब लेकर आए हैं दूसरी वाली, वो ये है कि धान की खेती अक्सर हमारे किसान भाई करते हैं, लेकिन जो आज हम बताने वाले हैं धान की जो खेती है वो कुछ अलग किस्म की है। किस्म हम बताई देती भाई कि एरोबिक विधि से कैसे खेती हमरे मन करब, और साथ साथ जो हमरे मन का पारंपरिक विधि है उनके भी तो छोड़े के बिल्कुल, यानी परंपरा के साथ साथ चलना है, लेकिन एरोबिक के साथ एकदम ताऊ हमरे मन दोनों किस्म के जानी ला बढ़िया से कि कैसे कर खेती करना है और खेती कर तरीका कैसे होए के चाहिए। हमरे मन के जानकारी देबे एस सुरेन। हमेशा की तरह कुछ खास जानकारी के साथ हम आते हैं और आज हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र लोहरदगा और विषय है कि एरोबिक एवं पारंपरिक विधि से धान की खेती। और इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है श्रीमती एस सुरेन जी। और हमें बताया हमारे किसान भाइयों की एरोबिक और पारंपरिक विधि से धान की खेती कैसे करेंगे। किसान भाई पारंपरिक विधि से जो खेती करते हैं वो खेती को कदवा करके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, नर्सरी रेज करते हैं, लेकिन जो एरोबिक राइस होता है उसमें ये सीधी बुआई करते हैं। मतलब ये जो हल के पीछे बीज की सीधी बुआई करते हैं। मैम जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई कि ये एरोबिक विधि और पारंपरिक विधि में अंतर क्या है। एरोबिक विधि और पारंपरिक विधि में मुख्य अंतर है जो हम भूमि लेते हैं, हम पारंपरिक विधि में 2 और 2 1 का चुनाव करते हैं वो हम टाड़ में
या मध्य ज़मीन का चुनाव करते हैं। इसमें हमें पानी की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। सबसे बड़ा अंतर होता है हमारा जो मज़दूर की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, बीज की आवश्यकता, वो हमारे इसमें इस विधि में कम होती है, लागत हमारा कम आता है। मुख्य अंतर ये होता है कि जो हम पारंपरिक विधि से खेती करते हैं उसमें होता है कि हमें ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए, ज़मीन को कदवा करने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता होती है और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ मज़दूरों की कमी हो जाती है धान के खरीफ के सीज़न में। तो ये जो सीधी बुआई है ये मशीन के द्वारा होता है। इससे हमारे मज़दूर की जो लागत होती है वो कम हो जाती है, पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो हम पारंपरिक विधि से करते हैं उस पर हम वर्षा आधारित रहते हैं कि जब बारिश होगी, खेत में नमी आएगी, 5 सेंटीमीटर तक पानी का जमा होगा तो हम रोपा रोपेंगे। लेकिन जो सीधी बुआई है उसमें ऐसा नहीं है। ये जो आपकी बारिश शुरू होती है इससे आप 10 से 15 दिन पहले आप बुआई कर सकते हैं और फिर आप इसको सिंचाई दे करके आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। मैम ये जानना चाहेंगे कि ये एरोबिक विधि के बारे में बता रही हैं जिसमें समय की कम है, मजदूर कम लगते हैं, तो हमारे झारखंड के परिवेश में क्या संभावनाएं हैं? हमारे झारखंड के परिवेश में ये अति उत्तम है। पहला तो हमारे यहाँ मजदूरों की कमी है, दूसरा हम मुख्य रूप से वर्षा आधारित हैं। यदि बारिश नहीं हुई, जो अभी आप देख रहे हैं अभी का जो मौसम है, बारिश नहीं हुई है और हमारे इसमें जो हम नर्सरी डाले हैं और ट्रांसप्लांटिंग के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये हमारा सीधी बुआई में ये दिक्कत नहीं होती है। हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि ऐसा स्थिति आने पे दो नंबर में भी वो सीधी बुआई कर दें। सीधी बुआई में होता है कि हमारा जो पारंपरिक विधि से धान का उत्पादन होता है उससे 15 से 20 दिन पहले हमारे उपज प्राप्त हो जाती है। दूसरी होती है कि आप वर्षा पे आश्रित नहीं हैं। तीसरा है कि आप, हाँ, इसमें दिक्कत ये आती है कि हमारी जो पारंपरिक विधि है उसमें खरपतवार कम होते हैं, चूँकि हम कदवा करते हैं तो वो ज़मीन में दब जाते हैं। लेकिन हमारी सीधी बुआई में खरपतवार का प्रकोप बाकी पारंपरिक से ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब भी सीधी बुआई करें तो किसान भाई खरपतवार नियंत्रण पे ध्यान दें। जैसे कि 2 से 3 बार वो अपना हैंड वीडिंग करते हैं, जो निकाई कोड़ाई करते हैं 25-25 दिन के अंतराल पर, वो करें। नहीं तो ब्यूटाक्लोर नाम की दवा आती है उसका प्रयोग करें, 3 से 4 दिन पे वो डालें तो ये भी फ़ायदेमंद है। जी, अब जो ये दवाई का जो नाम आपने बताया है और इसको इस्तेमाल करने के लिए मात्रा का होना सही रूप से बहुत खास होता है, तो कितनी मात्रा वो इस्तेमाल करें? ये आपका जो मात्रा है ये पर हेक्टेयर 1.5 kg पर हेक्टेयर ये लगता है, ब्यूटाक्लोर दवा का नाम है। जी, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आप जो किसान भाई एरोबिक विधि को अपना रहे हैं और जो लगा चुके हैं तो उनमें किन महत्वपूर्ण बातों को खास तौर पे ध्यान रखा जाता है? तो बिल्कुल मैम उन बातों को बताएं जो खास रूप से किसान भाई ध्यान दे सके। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको नहीं बताई ये होता है कि हमारा जो ये प्रदूषण हो रहा है, आप ये जानते होंगे या अब इतने साधन पहुंच चुके हैं प्रसार के कि हम देखते हैं कि ओजोन के लेयर बढ़ रहे हैं। ये आप जानेंगे कि ओजोन का जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन मतलब जो निकलता है वो हमारे ये पारंपरिक विधि से, जिसमें कि हम एनारोबिक धान लेते हैं, इससे सबसे ज़्यादा हमारे जो ओजोन परत का लेयर है वो बढ़ता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये निकलती है। दूसरी बात कि आप जब, जैसे कि मान लिया आप इसको लिए, आपका लागत भी कम आया, आप जो इसके बाद फसल लेंगे, रबी की फसल लेंगे, क्योंकि ये पहले हार्वेस्ट हो जाता है और ये इसकी भौतिक संरचना जो है ज़मीन की वो परिवर्तित नहीं होती है। तो जैसे हम धान काटते हैं इसके बाद हम ये नहीं वेट करते हैं, प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता है रबी के लिए कि हमारा खेत सूखेगा, उसके बाद फिर हम वीट के लिए, क्योंकि दोनों के जो है रिक्वायरमेंट धान और गेहूं के दोनों के टोटली डिफरेंट होते हैं। ये हम कदवा करके पारंपरिक विधि से करते हैं और उसमें हमें सूखा ज़मीन, भुरभुरी मिट्टी चाहिए। लेकिन जब हम सीधी बुआई करते हैं तो किसान भाई को होता है कि वो डायरेक्ट रबी फसल ले सकते हैं समय पे। और दूसरा होता है कि हम जानते हैं कि गेहूं जो, यदि हम इसके बाद गेहूं लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि जैसे हम डिले करते हैं, जनरली हमारा 15 नवंबर तक गेहूं लग जाना चाहिए और हम देखते हैं कि हमारे झारखंड में होता है कि धान जो होता है वो जनवरी तक हार्वेस्ट नहीं हुआ रहता है।
तो इसमें वो जैसे जैसे डिले करते हैं गेहूं की बुआई में, पर डे उसका 20 kg का उत्पादन घटता है। लेकिन चलते चलते खास क्या संदेश है मैम का आप किसान भाइयों के लिए एरोबिक विधि से धान की खेती के लिए? अभी के परिप्रेक्ष्य में किसान भाई एरोबिक पे ध्यान दें, क्योंकि ये कम लागत में आपको अधिक, जितना आप लागत दे रहे हैं उससे अधिक आपको आमदनी प्राप्त होगी। और हमारे किसान भाई आज की इस मैम की बताई हुई नियमों को और एरोबिक विधि से धान की खेती को जरूर से अपनाएंगे। तो इतनी खास और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़िया जानकारी, बहुत बढ़िया जानकारी रही। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान जो दोस्त हैं उन्हें ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। एकदम और मैंने बोदी कर खेती हुई गलक और धान कर खेती हमारे मन कैसे करब से बारे में पूरा जानकारी हम कर ले। बिल्कुल, और भी जानकारियां हम देंगे, लेकिन आज नहीं, जब हम दूसरी बार आएंगे तो आपको ढेर सारी जानकारी देंगे। लेकिन दूसरी बार आने से पहले पता रोड मन के बता देना हमारे मन कर बहुत जरूरी है भाई। रोड मन भी कागज कलम लेके तैयार है। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। 3 संख्या 834-001। तो किसान मन आसरा करेला रोड मन करी जो जानकारी है रोड मन खातिर बहुत बढ़िया है और नगद जानकारी रोड मन खातिर होगी। और हमारे मन के अब विदा लेना चाहिए। बिल्कुल, तो आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार।